अच्छा, कभी सोचा है कि जो रोज़ की अलग-अलग खबरें हम पढ़ते हैं, वो असल में क्या कहती हैं? आज हम यही करने वाले हैं। इन सारी खबरों को जोड़कर देखेंगे कि भारत की एक बड़ी तस्वीर क्या बनती है। चलिए, शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि आज की खबरें हमें आने वाले कल के बारे में क्या इशारे दे रही हैं। तो सवाल यही है, क्या ये जो अलग अलग घटनाएं दिखती हैं वो सच में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सारी खबरें मिलकर हमारे देश की कैसी कहानी सुनाती हैं। ठीक है, तो आज हम इन 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि दुनिया डिजिटल चुनौतियों से कैसे निपट रही है, फिर भारत के इनोवेशन की रफ्तार देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे जमीनी हकीकत की और आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ खास पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरनेशनल स्टोरी से। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि पूरी दुनिया में जो डिजिटल रूल्स को लेकर बहस चल रही है, उसमें भारत कहाँ खड़ा है। तो यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सोशल मीडिया बैन। मतलब सीधा सा है, किसी ऐप या वेबसाइट के इस्तेमाल पर रोक लगाना, खासकर तब जब बच्चों और टीनेजर्स की सेफ्टी की बात आती है। और ये नंबर है 16। जी हाँ, इंडोनेशिया में बात हो रही है कि 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए। पर ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो बच्चों को साइबर बुलिंग और जो ऑनलाइन लत लग जाती है उससे बचाना, और दूसरा उनकी पर्सनल जानकारी को, उनके डेटा को सेफ रखना। और देखिए, इंडोनेशिया ऐसा करने वाला अकेला नहीं है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तो पहले से ही 16 साल की लिमिट है, और अपने देश में भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो साफ है कि यंग जनरेशन की ऑनलाइन सेफ्टी अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चलिए, अब दुनिया से हटकर सीधा भारत पर फोकस करते हैं। यहाँ इनोवेशन की एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। देखते हैं कि कैसे स्कूल के बच्चे से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां सब मिलकर भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? सोचिए, तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल के 11वीं क्लास के बच्चों ने एक मिनी सैटेलाइट बनाया और उसे सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया। ये दिखाता है कि हमारे देश में स्टेम एजुकेशन कितनी मजबूत हो रही है। अब बात करते हैं सरकार की एक बहुत बड़ी पहल की, जिसका नाम है सक्षम। ये इंडिया की पहली एआई बेस्ड स्किल सेंसस है। मतलब इसका एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि युवाओं के पास क्या क्या स्किल्स हैं और फिर उन्हें सही जॉब से जोड़ना। और इसकी शुरुआत मुंबई से हो चुकी है। और ये जो रफ्तार है, ये रुक नहीं रही। देखिए, एक तरफ आईबीएम जैसी ग्लोबल कंपनी बैंगलोर में अपना पहला इनोवेशन सेंटर संगम खोल रही है, तो दूसरी तरफ भारत की अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस अपना विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार है। ये दोनों चीजें एक साथ होना भारत की टेक्नोलॉजी पावर को दिखाता है। अच्छा, हाईटेक इनोवेशन से हटकर अब उन चीजों पर आते हैं जिनका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका सीधा असर बिजनेस और ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का पहला रिवराइन लाइट हाउस बनाया गया है। काम इसका बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, रात में जहाजों को सेफ रास्ता दिखाना। इससे जो नदी का रास्ता है वो और भी एफिशिएंट और सेफ हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी से चलते हैं कला की तरफ। नई दिल्ली में जनजातीय कला महोत्सव हो रहा है। जानते हैं, इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ हमारी संस्कृति को बचाते हैं, बल्कि जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं उनकी कला को एक बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म भी देते हैं। लेकिन तरक्की के साथ कुछ रिस्क भी आते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जो ओलियम गैस लीक हुई, वो एक बहुत सीरियस वार्निंग है। सोचिए, 2600 लोगों को वहां से हटाना पड़ा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ एनवायरनमेंट और सेफ्टी को टॉप पर रखना कितना जरूरी है। चलिए आप फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं जो कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया। ये उन सब के लिए बहुत काम का होगा जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयार हैं? तो पहला सवाल हमारी इंटरनेशनल स्टोरी से। इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया बैन के लिए क्या एज लिमिट तय की है? सही जवाब है 16 साल। अगला सवाल उस इंस्पायरिंग कहानी से। विकोसैट-1 किसने बनाया था? बिल्कुल सही, तमिलनाडु के 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने। अब एक सवाल सरकारी पहल पर। सक्षम जो स्किल सेंसस है वो कहां से शुरू हुआ? इसका जवाब है मुंबई। और आखिरी सवाल प्राइवेट स्पेस सेक्टर से। विक्रम-1 का नाम किस कंपनी से जुड़ा है?
सही उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस। ते हमारी दुनिया ना हर पल बदल रही है और मजे की बात यह है कि बड़े बड़े बदलाव अक्सर उन जगहों से आते हैं जहां हमारा ध्यान भी नहीं होता। तो आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। अब सोचिए, ईरान में एक नया लीडर, दुनिया के अरबपतियों की एक लिस्ट और एक गीजर जो अभी अभी जागा है। इनमें भला क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन आज हम यही समझेंगे कि ये तीनों चीजें, पावर, पैसा और कुदरत की ताकत, कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारी दुनिया की कहानी को एक नया मोड़ दे रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पावर की, मतलब शक्ति के खेल की। देखते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो अपनी ताकत कैसे दिखा रहे हैं, पॉलिटिकल ताकत भी और मिलिट्री ताकत भी। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं मिडल ईस्ट से, एक ऐसा इलाका जहां की जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। हुआ ये है कि ईरान की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसके जो असर होंगे ना, वो दूर तक जाएंगे। तो ये सुप्रीम लीडर आखिर होता कौन है? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये ईरान के सबसे पावरफुल इंसान हैं। इनके फैसले ही आखिरी माने जाते हैं, फिर चाहे वो देश की राजनीति हो या धर्म से जुड़ा कोई भी मामला। तो यहाँ देखिए पावर कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनके अगले उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। ये ईरान के फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। यहीं से तय होगा कि देश आगे किस दिशा में जाएगा। तो एक तरफ ईरान में अंदरूनी पावर बदल रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल टेस्ट की है। और ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, ये है एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नाम से ही पता चल रहा है ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इसका नाम है मिनटमैन 3। इसे कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था और ये जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह है कि ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने में केपेबल है और यही चीज इसे अमेरिकी मिलिट्री की रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो एक तरफ है अकेले अपनी ताकत का प्रदर्शन, लेकिन क्या पावर हमेशा अकेले ही दिखाई जाती है? नहीं, पावर पार्टनरशिप और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से भी बनती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लामितिये। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्ती। ये इंडिया और सेशेल्स के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका मकसद क्या है? मकसद है मिलकर आतंकवाद से लड़ना और जो समुद्री रास्ते हैं उन्हें सेफ रखना। लेकिन देखिए, दोस्ती और प्रैक्टिस एक बात है, असली टेस्ट तो तब होता है जब खतरा वाकई सामने आ जाए, और वो भी दुनिया के सबसे जरूरी और बिजी शिपिंग रूट्स पर। और इसी को देखते हुए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। इसका एक ही सीधा सा मकसद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव एरिया में इंडियन मर्चेंट शिप्स को हर तरह के खतरे से बचाना, चाहे वो पायरेसी हो या किसी और तरह का हमला। तो ये तो हुई मिलिट्री पावर की बात। अब गियर बदलते हैं और चलते हैं पैसों की दुनिया में, इकोनॉमी और इनोवेशन की दुनिया में। देखते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग में कौन कहाँ पर है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 308। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हुरून रिच लिस्ट के हिसाब से ये भारत में मौजूद अरबपतियों की गिनती है। और इस नंबर के साथ इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। हमसे आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। मतलब साफ है, भारत में वेल्थ कितनी तेजी से क्रिएट हो रही है। और इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनके ठीक पीछे गौतम अदानी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, इस लिस्ट में रोशनी नादर मल्होत्रा जैसी पावरफुल महिलाएं भी हैं और रितेश अग्रवाल जैसे यंग बिलियनियर्स भी। लेकिन एक सवाल है, क्या किसी देश की ताकत सिर्फ अरबपतियों की गिनती से पता चलती है? शायद नहीं। असली ताकत तो इनोवेशन और बिजनेस के माहौल से भी आती है। तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो जब बात आती है इनोवेशन और बिजनेस करने के लिए सही माहौल की, तो एक इंडेक्स है, इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 54th। इस लिस्ट में टॉप पर तो अमेरिका है और इंडिया 54th पोजीशन पर है। अब ये रैंकिंग बनती कैसे है?
ये इस पर डिपेंड करती है कि कोई देश R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी नए आइडियाज़ के राइट्स को कितनी इम्पोर्टेंस देता है, और ये किसी भी इकोनॉमी के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक हमने इंसानों की बनाई हुई ताकत की बात की, देशों की, मिलिट्री की, अरबपतियों की, लेकिन एक पावर ऐसी है जो इन सबसे कहीं ज़्यादा बड़ी है, कहीं ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और वो है कुदरत की ताकत। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गीज़र होता क्या है। इसको ऐसे समझिए जैसे ज़मीन के नीचे एक प्रेशर कुकर लगा हो, पानी खौलता रहता है, प्रेशर बनता रहता है, और फिर अचानक पूरा का पूरा पानी और भाप एक जोरदार फव्वारे की तरह हवा में फूट पड़ता है। और आज हमारी कहानी का हीरो है एकीनस गीज़र। ये अमेरिका के मशहूर येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, और ये कोई आम गीज़र नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीज़र है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पिछले 6 सालों से सो रहा था, और अब अचानक से ये फिर से जाग गया है। और ये घटना हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। हम इंसान मिसाइल बना सकते हैं, खरबों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन इस धरती पर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। नमस्कार। मार्च 2026 ये महीना भारत के लिए वाकई यादगार बन गया है। एक तरफ क्रिकेट के मैदान पर ऐतिहासिक जीत, तो दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर जबरदस्त उपलब्धियां। तो चलिए इस महीने की सबसे बड़ी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। और शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने पूरे देश को जश्न के मौके दिए। जी हां, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी जीत दर्ज हुई जो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। बिल्कुल सही समझे। बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप की, जहां टीम इंडिया ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि आखिर वो क्रिकेट के असली बॉस क्यों हैं। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी, ये था भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल। मतलब 2007 और 2024 के बाद इस जीत ने भारत को T20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे कामयाब टीमों में से एक बना दिया है। और अंदाज भी देखिए, फाइनल में न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम को 96 रनों के बड़े अंतर से हराना, ये इस टीम की ताकत और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। क्या एक तरफा जीत थी। देखिए, हर बड़ी जीत के पीछे कुछ कमाल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी होते हैं। जसप्रीत बुमराह ने तो अपनी घातक गेंदबाजी से फाइनल का रुख ही पलट दिया। वहीं संजू सैमसन पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से छाए रहे। और हां, न्यूजीलैंड के फिन एलन को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी बना डाली। तो क्रिकेट के मैदान पर इस शानदार जीत के बाद अब रुख करते हैं एक ऐसी उपलब्धि की ओर जो मैदान के बाहर हासिल की गई है। ये कहानी बताती है कि भारतीय खिलाड़ी अब सिर्फ एथलीट नहीं, बल्कि ग्लोबल आइकॉन बन रहे हैं। ये एक ऐसा मुकाम है जहां आज तक कोई भी क्रिकेटर नहीं पहुंच पाया था। हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट की सुपरस्टार स्मृति मंधाना की। ये तो सच में कमाल है। खिलौनों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मेटल ने स्मृति को दुनिया की 16 सबसे प्रेरणा देने वाली महिलाओं में से एक चुना है, और उनके सम्मान में एक बारबी डॉल बनाई है। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये दुनिया भर की लाखों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, और ये दिखाता है कि महिला एथलीटों का दबदबा कितना बढ़ रहा है। खेल से हटकर देखें तो मार्च का महीना उन भारतीयों के लिए भी बहुत खास रहा जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपनी पहचान बनाई और दुनिया के कुछ सबसे बड़े सम्मान अपने नाम किए। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान। ये अवार्ड उन महिलाओं को मिलता है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना रही हैं। और 2026 के लिए ये सम्मान मिला है सफीना हुसैन को। उनके एनजीओ एजुकेट गर्ल्स ने लाखों लड़कियों को स्कूल वापस लाने और उनके सपनों को पंख देने में मदद की है। सच में ये अवार्ड उनके जबरदस्त काम का सम्मान है। शिक्षा से अब पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ते हैं, जहां एक और भारतीय को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर कृति कारंत ने प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन प्राइज जीतकर इतिहास रच दिया है। वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं, जो दिखाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। और हमारी अवार्ड्स लिस्ट में आखिरी नाम एक ऐसे शख्स का है जिन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा देने में एक अहम भूमिका निभाई है। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम को उनकी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने प्रोफेशनल अचीवमेंट एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया है। ये उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान देता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन बदलावों की जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन में हुए हैं।
मार्च में कई बड़ी सरकारी नियुक्तियां हुई, जिनसे लीडरशिप में कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। तो यहाँ कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं। एक्टर पंकज त्रिपाठी अब SBI जनरल इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को नए गवर्नर मिले हैं। साथ ही दिल्ली और लद्दाख में भी लीडरशिप में बदलाव हुए हैं। और आखिर में चलिए मार्च महीने में पड़ने वाली कुछ ज़रूरी तारीखों और उनके पीछे की थीम पर एक नज़र डाल लेते हैं। 7 मार्च को हमने जन औषधि दिवस मनाया ताकि सस्ती दवाओं की अहमियत को समझा जा सके। 8 मार्च को था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 9 मार्च को हमने मनाया नेशनल बार्बी डे, जो स्मृति मंधाना की उपलब्धि को देखते हुए इस साल और भी खास हो गया था। तो अभी तक जो भी बातें हुईं वो सब याद हैं? चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि कितनी बातें दिमाग में रह गईं। पहला सवाल, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? थोड़ा सोचिए। जवाब है तरनजीत सिंह संधू। अगर ये याद था तो बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, टाइम की वुमन ऑफ द ईयर सफीना हुसैन के शानदार NGO का नाम क्या है? याद आया, वो एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर हैं। और आखिरी सवाल, स्मृति मंधाना ने मैदान के बाहर कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की? बिल्कुल सही, वो बार्बी द्वारा सम्मानित होने वाली पहली क्रिकेटर बनी। तो ये था मार्च 2026 का लेखा जोखा, एक ऐसा महीना जब भारत ने खेल, समाज सेवा और ग्लोबल लीडरशिप में अपनी ताकत दिखाई। ये घटनाएं सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, ये एक ऐसे देश की कहानी है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये रफ्तार हमें आगे कहां ले जाएगी।